हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों के साथ हम राजस्थान बजट स्पेशल सीरीज़ का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रिलीज़ कर चुके हैं। आई होप आप सब लोगों को वो वीडियोस पसंद आई होगी। साथ ही में आज राजस्थान बजट स्पेशल सीरीज़ का लास्ट पार्ट नंबर 4 आप सब लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था और आज भी यही चीज़ मैं रिपीट करूंगा कि सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ हमने बजट का होलिस्टिक कवरेज किया है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन इस बजट की सीरीज़ से बाहर नहीं मिलेगा जो राजस्थान बजट से पूछा जाएगा। तो आप चाहे राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये राजस्थान बजट की स्पेशल सीरीज़ आई होप काफ़ी वैल्यूबल आपके लिए होगी और आपको एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी अहम साबित होगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान बजट सीरीज़ का पार्ट 4 से। हम राजस्थान बजट का 5 संकल्प तो हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारा 6 संकल्प, जिसका हम बात करेंगे पानी, बिजली व सड़कों का मान। तो सबको ध्यान देना है। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान बजट का संकल्प नंबर 6। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम बात करेंगे पानी, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की और रोड्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वाटर पर। आप देखोगे यहाँ पर कितना बजट एलोकेट किया गया है। यहाँ पर 8,794 करोड़ रुपए इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ से लिंक करना चाहूँगा। आपको पता है राजस्थान के अंदर वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार चाहती है कि हर घर पर क्या पहुँचे, शुद्ध पेयजल या पोर्टेबल वाटर हर घर तक पहुँचे। आप लोगों ने नाम सुना होगा जल जीवन मिशन के बारे में, जिस मिशन के अंदर क्या टारगेट किया गया है, हर घर नल से जल पहुंचना चाहिए। 2024 तक हर घर पर पाइप्ड वाटर लाइन पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन के अंदर आपको पता होना चाहिए नॉर्मल स्टेट्स में 50% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 50% हिस्सा राज्य देती है। अब आप बोलोगे सर राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50% है, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर से रिक्वेस्ट की गई है कि राजस्थान में वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो राजस्थान को जो मिलने वाला हिस्सा है उसमें 90% तो केंद्र द्वारा दिया जाए और 10% राज्यों के द्वारा दिया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मिशन के तहत हिस्सेदारी कितनी है राज्य सरकारों की, 50%। लेकिन आपको पता है जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, हिमालयन राज्य है, वहाँ पर ज़्यादा हिस्सा कौन देती है, आपकी केंद्र सरकार। आप नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एक बार देखिए, आप देखोगे जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वहाँ पर 100% हिस्सा किसके द्वारा दिया गया है, केंद्र के द्वारा। जबकि आपके जितने भी हिमालयन स्टेट्स है और नॉर्थ पूर्व वाले स्टेट है, उनमें 90% हिस्सा कौन दे रहा है, केंद्र सरकार। तो राजस्थान सरकार द्वारा भी रिक्वेस्ट की गई है कि राज्य की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए 90% हिस्सा किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, सेंटर के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम वाटर सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो जल जीवन मिशन की बात जरूर करेंगे। जल जीवन मिशन एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर कुछ हिस्सा केंद्र के द्वारा और कुछ हिस्सा राज्यों के द्वारा दिया जाता है। अभी वर्तमान में राजस्थान 50% राशि वहन करता है, लेकिन राजस्थान चाहता है कि राज्य की जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस है उनको देखते हुए 90% हिस्सा किसके द्वारा दिया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाए। ऐसा अनुरोध इस बजट के माध्यम से भी किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्या उद्देश्य है, हर घर नल से जल। क्या उद्देश्य है, हर घर नल से जल। 2024 तक सब घरों पर पाइपलाइन के जरिए क्या पहुंचाना है, इनको वाटर पहुंचाना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये चीज़ काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बजट में ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और क्या महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखो नेक्स्ट चीज़ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा गया है जो अभी तक इसके अंदर नहीं आते थे, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण
चीज़ है। हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। जब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 2 नीतियाँ जारी की गई थी। एक तो सौर ऊर्जा नीति, सोलर पॉलिसी, और दूसरी आपकी पवन ऊर्जा नीति। दोनों पॉलिसीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं आपको और क्लियर दिखा देता हूँ यहाँ से, आप देख लीजिए इसको। ये जो हमारी दोनों पॉलिसीज़ है जो हम बात कर रहे हैं, हमारी कौन कौन सी, सौर ऊर्जा नीति की और पवन ऊर्जा नीति की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान ने जो सौर ऊर्जा नीति 2019 बनाई थी, अब साथ में राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की जा चुकी है। तो दोनों पॉलिसीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो हमारी न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी आई है उसमें हमने कितना टारगेट रखा है, 30,000 मेगावाट का हमारा टारगेट है। कितना टारगेट है, 30,000 मेगावाट का हमने यहाँ पर टारगेट किया है, हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी है उसमें हमने कितना हज़ार मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का एम्बिशियस टारगेट लिया है। तो उसका आंसर होगा 30,000 मेगावाट तक प्रोडक्शन हमने स्थापित करने का एम्बिशियस टारगेट यहाँ पर लिया है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पेज में आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ तो एनर्जी के लिए जो बजट आवंटित किया गया वो है आपका 18,530 करोड़ रुपए। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पिछले साल बजट के दौरान सौर ऊर्जा नीति की और पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। साथ ही में अभी जो हमारी न्यू सोलर पॉलिसी है उसमें कितना टारगेट रखा है, 30,000 मेगावाट तक का उत्पादन क्षमता स्थापित करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो ये भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देखो कि आगे यहाँ पर ग्रीन एनर्जी सिटी का भी प्लान यहाँ पर किया गया है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ को किसके रूप में डेवलप किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में। ग्रीन एनर्जी का आप मतलब समझते हो कि जहाँ पर पूरा का पूरा जो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज है उनका यूटिलाइज़ किया जाएगा, आपका थर्मल पावर है उन सबको वहाँ पर धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। तो ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लाया गया है। इसके आप देखोगे छोटे छोटे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं सौर ऊर्जा नीति के तहत, आपको ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ से होनी चाहिए, इस पेज से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेगी कि राजस्थान सरकार द्वारा आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको प्रमोट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कल, एक मैंने स्कीम आपको बताई थी कुसुम, जिसके थ्रू हमने क्या बताया था कि यहाँ पर तो सोलर पंप का यूज़ था, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके तहत क्या था, किसानों को सोलर पंप बांटे गए थे ताकि उनकी ऊर्जा जो एनर्जी है, उनका डीजल लगता है वो भी वहाँ पर बचे, साथ साथ में वो सोलर का यूज़ भी कर सके और उनका जो पंप वाला काम है वो भी इसके थ्रू कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान रखना, इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन को भी राजस्थान में प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको आप आपके आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रूफ टॉप सोलर प्लांट्स यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करते हो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, आप यूज़ कर सकते हो सोलर पंप्स जो कि कुसुम योजना के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ में आप यूज़ कर सकते हो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट्स भी यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। तो जब आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से क्लीन एनर्जी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, किसानों के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो आप सबका नाम लिखना है। आपको लिखना है कि अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, आपको लिखना है कि यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में, कुसुम स्कीम के बारे में, सोलर पंप्स के बारे में, उसके अलावा रूफ टॉप सोलर प्लांट्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आगे आते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस पेज में ज़्यादा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए आप लोग। आगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है कि बेसिकली रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए तमिलनाडु भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर की काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आप देखोगे तमिलनाडु ने
सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 30% की कमी लाकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है। सबसे ज़्यादा जो आपके रोड एक्सीडेंट को या रोड एक्सीडेंट में जो लोगों की डेथ होती है उसको लगाम लगाने में सबसे जो अग्रणी भूमिका है वो है आपके तमिलनाडु स्टेट की। तो इस तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। साथ ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है इस बजट के द्वारा, जिसको हम बोलेंगे मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। इसके तहत क्या किया जाएगा, जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो जिले सबसे ज़्यादा सड़क सुरक्षा के लिए काम करेंगे उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो जो 3 टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनको यहाँ पर फर्स्ट को 25 लाख रुपए, सेकंड को 15 लाख रुपए और थर्ड को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार में कितनी सहायता राशि दी जाएगी और किनको दी जाएगी। तो ध्यान रखना, वो जिले जो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे उनको यहाँ पर 3 जिलों को, फर्स्ट को 25 लाख, सेकंड को 15 लाख और थर्ड को 10 लाख रुपए का मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ध्यान रखना। और किस मॉडल का अपन ने अध्ययन किया है, तमिलनाडु मॉडल का। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सड़क दुर्घटना में जो लोगों की मृत्यु होती है उसमें 30% की वो कमी लेकर आए हैं। तो तमिलनाडु मॉडल आज का एग्जाम्पल बन चुका है। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में भीलवाड़ा मॉडल पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल बनकर आया था, उसी प्रकार से आपका जो सड़क एक्सीडेंट है या रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम तमिलनाडु मॉडल की यहाँ पर बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार स्टार्ट किए गए, इसके लिए किस मॉडल का अध्ययन उन्होंने किया, तो इसका नाम होगा तमिलनाडु मॉडल। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहले तो आप छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए ट्रैफिक पार्क्स के बारे में। ये ट्रैफिक पार्क क्या करेंगे, जो आपका रोड सेफ्टी है उसके प्रति आप में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। तो रोड सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को इसके प्रति एजुकेटेड करने के लिए राज्य के प्रत्येक ज़िले में क्या स्थापित किए जाएंगे, ट्रैफिक पार्क। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रैफिक पार्क की स्थापना का क्या उद्देश्य है। तो आप क्या आंसर करेंगे, आपका रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को अवेयर करना, उनको रोड एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके लिए ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिन लोगों ने RS 2018 का पेपर अभी देखा होगा आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन RS 2018 में इससे पूछा गया। उसका नाम था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, या इसको हम क्या बोलते हैं, ERCP। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। क्या नाम है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ध्यान देना, इस प्रोजेक्ट के तहत 13 जिलों को सेलेक्ट किया गया है। आपको 13 जिलों का नाम भी पता होना चाहिए। प्लस इस प्रोजेक्ट को वैसा ही माना जाता है जैसा आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आपके पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों के लिए एक वरदान साबित हुई है, वैसे ही ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आपके जो पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं उनके लिए एक वरदान बनकर आने वाली है। तो ध्यान रखना, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है इसको टॉप प्रायोरिटी में सम्मिलित किया गया है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये योजना कितने ज़िलों में, राजस्थान के 13 ज़िलों में कार्यरत है। अब याद कैसे करोगे 13 जिले, सिंपल सा तरीका है याद रखने का। 4 जिले तो आपके कहाँ से आएंगे, हाड़ौती से। हाड़ौती के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ से याद रख सकते हो, राजस्थान के पूर्वी हिस्से से। जैसे कि आप देखोगे आपका दौसा हो गया, करौली हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। कितने जिले हो गए, 5 आपके पूर्वी पार्ट से आप ले सकते हो जो पूरी तरह से पूर्वी पार्ट पर है, जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा भी थोड़ा सा उसमें आप कंसिडर कर सकते हो। टोटल कितने हो गए, 9। अब 4 आपको याद करने हैं, या आप थोड़ा सा उसके नीचे वाले पार्ट में आओगे, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और जयपुर। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और जयपुर। तो आपको 13 जिलों के नाम याद होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये वाला। कैसे याद करोगे, 4 जिले तो हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 5 जिले आपके प्योरली पूर्वी हिस्से से,
करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा वाला पार्ट, और 4 उसके नीचे वाले पार्ट से सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक और जयपुर। इन 13 जिलों में ये परियोजना संचालित है। इसकी अनुमानित लागत भी आपको याद होनी चाहिए, कितनी? 37,247 करोड़ रुपए। कितनी इसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट है? 37,247 करोड़ रुपीज़। और मैंने आपको बोला ये परियोजना वैसे ही पूर्वी जिलों के लिए जीवन देने वाली होगी जैसे कि इंदिरा गांधी नहर किसके लिए है? पश्चिमी राज्यों के लिए या पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, राजस्थान वाले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ध्यान रखना, इस परियोजना को क्या बनाया जा रहा है? नेशनल स्कीम बनाया जा रहा है, ताकि इस परियोजना को और ज़्यादा फंड कहाँ से मिल सके? सेंटर के माध्यम से मिल सके। तो अब ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम है आपका ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। कितने जिलों में कार्यरत है? राजस्थान के पूर्वी भाग के 13 जिलों में ये कार्यरत है। 4 आपके हाड़ौती के आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 5 आपके पूर्वी हिस्से से ले सकते हो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा। और बचे जो आपके 4 आपके मिड पार्ट से सवाईमाधोपुर आ जाएगा, आपका टोंक आ जाएगा, आपका जयपुर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लस अजमेर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा 13 जिलों के अंदर संचालित है। प्रोजेक्टेड कॉस्ट है लगभग 37,000 रुपये, और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको नेशनल परियोजना बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, आप यहाँ पर देखोगे एक परियोजना है जिसका नाम है DRIP। इसको हम बोलते हैं बांध पुनर्वास। जो बांध को क्या बोलेंगे? डैम रिहेबिलिटेशन एवं सुधार परियोजना। किसको सुधार करना है? आपके जो बांध हैं उनको पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के नाम से ये चलाई जा रही है, जिसमें आपके जितने भी डैम्स होते हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उनमें जो भी चीज़ें होती हैं उनको ठीक किया जाता है, उनकी सेफ्टी के इंतजाम बढ़ाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये परियोजना किसके लिए है? डैम्स का मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनका सेफ्टी पर्पज़ के लिए, उनको वापस से ठीक करने के लिए। तो DRIP के नाम से ये परियोजना संचालित है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। साथ में आपको एक और परियोजना यहाँ पर है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप देखोगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 245 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये काफ़ी सारे जिलों में कार्यरत है, लेकिन आपको इसके बारे में नाम पता होना चाहिए ताकि मेंस के आंसर में आप लिख सके। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए इस पेज पर? ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 जिलों के नाम भी याद करने हैं, प्रोजेक्टेड कॉस्ट भी आपको याद होनी चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब आते हैं, मैंने आपको बताया अभी ERCP के बारे में, ERCP के बारे में बता दिया। यहाँ पर एक और चीज़ चल रही है, मैंने आपको बोला था कि सेंटर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो एक्सेस वाटर होता है रिवर का, वो एक रिवर से दूसरी रिवर में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर इंटरलिंकिंग। आपने देखा होगा अभी कि गोदावरी वाला पार्ट था, कावेरी वाला पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवर इंटरलिंकिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी जो हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट था, इसी के तहत जो आपका काली सिंध नदी का एक्सेस वाटर है उसको किस में ट्रांसफ़र किए जाने की बात की गई है? बनास नदी में। इसके लिए भी 602 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि बैरेज का निर्माण किया जा सके। तो ध्यान रखना, राजस्थान में भी रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोग्राम संचालित है। तो ERCP परियोजना के तहत आपको ध्यान रखना है, काली सिंध का पानी किस में भेजा जाएगा? बनास नदी में। जो काली सिंध का एक्सेस वाटर है उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा? बनास नदी के अंदर। आप जानते हैं बनास नदी के अंदर फ्लो सिर्फ बारिश के टाइम पर या मानसून के टाइम पर ही होता है, और टाइम पर इस नदी के अंदर ज़्यादा वाटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमारा आता है जो हमारा लोकल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, हमारा नगरीय विकास वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। अब उस वाले पार्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पार्ट के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। इस पेज पर हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। JDA में आप देख सकते हो रामनिवास बाग में भूमिगत पार्किंग बनाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करेंगे, जहाँ पर हम हमारा सिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे हो, ठीक है, किस तरह से वहाँ पर और भी जो व्यवस्थाएँ हैं उनमें सुधार लाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाला आपके काम का है। अब जो आपका कोचिंग हब बनने वाला है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में आप देखोगे प्रताप नगर के अंदर लगभग 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर आपके लिए क्या बनाया जा रहा है? कोचिंग हब। जब ये कोचिंग हब बनकर तैयार हो जाएगा तो सारी की सारी कोचिंग्स आपकी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी? प्रताप नगर वाले एरिया में। तो ये सारा का सारा कोचिंग हब बनाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जा रहा है। साथ में आप देखोगे जो शहर काफ़ी सारी सिटीज़ है वहाँ पर आप देखोगे उनके डेवलपमेंट के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, वहाँ पर सिटी पार्क बनाने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव इसके तहत लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे आइए। जो हमारे 6 संकल्प अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब 7वां संकल्प जो आने वाला है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सारे सवाल अपने साथ में लेकर आता है, क्योंकि ये बात करता है स्किल एवं टेक्निकल एजुकेशन की। स्किल की बात करेगा, आप लोगों को कौशल की ये बात करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि गवर्नमेंट अब किस पर फोकस कर रही है? ऑनलाइन एजुकेशन पर। जैसे आपने देखा था HRD के द्वारा काफ़ी सारे पोर्टल, स्वयं नाम से आपने पोर्टल का नाम सुना होगा, स्वयं प्रभा नाम से नाम सुना होगा, ज्ञान गंगा नाम सुना होगा, काफ़ी सारे पोर्टल इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्या स्टार्ट करेंगे? ई क्लासरूम। और इन्होंने क्या नाम दिया है? फिजिकल टू डिजिटल इकोसिस्टम। अब हम किसकी तरफ जाएंगे? फिजिकल से डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ हम मूव करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ई क्लासरूम की। तो इसके लिए एक योजना है, आपको नाम पता होना चाहिए, उसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना। इसका कारण क्या है? ये योजना क्या करेगी? 11th के बाद से ही विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगी। उनकी किस चीज़ में उनकी रुचि है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उनका टैलेंट किस साइड में अलाइन है, तो 11th से ही उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयबल हो सके। इसके लिए भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण चीज़, राजीव गांधी डिजिटल स्किल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर किस में फोकस किया जाता है? जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत आप देखोगे राजीव गांधी डिजिटल स्किल प्रोग्राम के तहत राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर और कई सारे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ये सारे कोर्सेज शुरू करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी डिजिटल स्किल प्रोग्राम भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने देखे होंगे बजट के अंदर काफ़ी सारे फंड घोषित किए गए हैं। मैक्सिमम कितने करोड़ पे बने थे? मैंने आप लोगों को कल बताया था 100 करोड़ पे। लेकिन यहाँ पर एक फ़ंड आया है जहाँ पर एक जीरो कम हो गई है, उसका नाम है प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। क्या नाम है? प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। कितने की लागत से? 10 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया है। जितने भी अप्रवासी राजस्थानी श्रमिक हैं उनके वेलफेयर के डेवलपमेंट के लिए ये फंड बनाया गया है। तो इस पेज में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। पहली चीज़ तो राजस्थान का फोकस क्या है? फिजिकल टू डिजिटल इकोसिस्टम। दूसरा, ई क्लासरूम को बढ़ावा देना। तीसरा, एक योजना है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में कौन कौन सी योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए है, आप नाम लिख सकते हैं मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना, जिसके अंदर 11 से ही बच्चों में किसके प्रति इंटरेस्ट जगाया जाएगा? उनका जो भी उनका इंटरेस्ट है, जिसमें भी वो काम करना चाहते हैं, उसके लिए उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में राजीव गांधी डिजिटल स्किल प्रोग्राम के तहत राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर और विश्वविद्यालयों के सहयोग से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर कोर्स यहाँ पर चलाए जाने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही में प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष की भी यहाँ पर घोषणा की गई है, ताकि कितने करोड़ रुपए से? 10 करोड़ रुपए से। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, टू द पॉइंट याद रखनी है, ताकि बजट से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है। 2 महत्वपूर्ण सवाल आपके यहाँ से बनेंगे बजट से। आपने नाम सुना होगा जन सूचना पोर्टल का। अगर जन सूचना पोर्टल का नाम सुना है तो आपने RTI का भी नाम सुना होगा और RTI एक्ट 2005 का भी नाम सुना होगा। साथ में ये भी देखा होगा अभी हाल ही में RTI एक्ट के अंदर संशोधन किया गया है 2019 के अंदर। तो ध्यान रखना, जन सूचना पोर्टल राजस्थान का बनाया गया एक पोर्टल है जो कि RTI एक्ट के सेक्शन 4 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। ध्यान रखना,
रखना किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, आरटीआई एक्ट के जो सेक्शन 4 है उसके प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है, जो बोलता है, क्या बोलता है सेक्शन 4, कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवानी होगी। एक तो चीज़ होती है मैं आरटीआई लगाकर कोई सूचना मांगूँ, और एक होता है जो आपके गवर्नमेंट साइट्स है या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो आगे होकर सारी की सारी सूचनाएं किसको उपलब्ध करा दे, पब्लिक को उपलब्ध करवा दे, ताकि उनको कम से कम आरटीआई यहाँ पर लगानी पड़े। उसके लिए राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का प्रावधान किया गया है, और इस पोर्टल पर आप देखोगे 27 विभागों की, कितने विभागों की, 27 विभागों की 51 योजनाओं, कितनी योजनाओं, 27 विभागों की 51 योजनाओं की 144 प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यान रखना है, डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, जन सूचना पोर्टल अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है, जन सूचना पोर्टल किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, सूचना का अधिकार जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो क्या बोलता है कि आप लोगों को या पब्लिक सर्वेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से ही डिस्क्लोज करनी होगी, ताकि लोगों को कम से कम आरटीआई लगानी पड़े। यही मूल भावना है किसकी, आरटीआई एक्ट की। इसके तहत राजस्थान में जन सूचना पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल पर 27 डिपार्टमेंट्स की 57 स्कीम्स की 144 टाइप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, जन सूचना पोर्टल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इस पेज से बनेगा, राजीव@75 फंड, एक फंड की स्थापना की गई है, कितने करोड़ रुपए से, इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा। क्या नाम है, राजीव@75, 75 का मतलब 75 करोड़ रुपए से इस फंड की स्थापना की गई है। किसके लिए की गई है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टअप के विकास के लिए। जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं उनको डेवलप करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। साथ ही में आप देखोगे कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी जोधपुर हुआ, बिट्स पिलानी हुआ, एमएनआईटी जयपुर हुआ, एम्स जोधपुर हुआ, इनमें जो जो भी इनक्यूबेटर्स है, इनक्यूबेटर्स का मतलब जो आपके रिसर्च को प्रमोट करते हैं, उनको राजस्थान के आई स्टार्ट इनिशिएटिव से जोड़ा जाएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इस बजट के माध्यम से एक फ़ंड की स्थापना की गई है जिसका नाम है राजीव@75। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये फ़ंड किसके लिए बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप्स के डेवलपमेंट के लिए ये फ़ंड बनाया गया है। साथ में जो कई सारे इनक्यूबेटर्स हैं जो रिसर्च को प्रमोट करते हैं, उसको भी राजस्थान के आई स्टार्ट इनिशिएटिव से जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखना है, स्टार्टअप्स के डेवलपमेंट के लिए राजीव@75। और जन सूचना पोर्टल भी ध्यान रखना है, 27 डिपार्टमेंट्स है, 51 स्कीम्स है और 144 टाइप की इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला पार्ट जहाँ पर अपन बात करेंगे राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजगृह। इससे क्या किया जाएगा, जितने भी आपके रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। जो आपका राजीव गांधी, नाम ही क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब, जो आपका रूरल पार्ट है वहाँ पर ई गवर्नेंस सेवाओं को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, उनकी डिलीवरी को और ज़्यादा इजी बनाना, उसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, ये नाम से आपको पता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये चीज़ बनाई जा रही है, जिसको क्या बोला गया है, राजगृह। ध्यान रखना, राजगृह किसके लिए बनेगा, ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कहाँ पर, आपके रूरल एरियाज़ के अंदर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको पता है, अब भामाशाह को रिप्लेस किसके द्वारा किया जा चुका है, राजस्थान जन आधार कार्ड के द्वारा। मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, दोनों चीज़ें साथ में लॉन्च की गई थी। निरोगी राजस्थान योजना, जो मैंने आपको बोली थी कि निरोगी राजस्थान योजना है, ये दोनों राजस्थान गवर्नमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर 17 दिसंबर 2019 को लॉन्च किए गए थे। साथ में राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, जिसने किसको रिप्लेस किया है, जो आपके पुरानी गवर्नमेंट की भामाशाह कार्ड थे उसको रिप्लेस किया है। और लगभग आप देख चुके हो 1,75,00,000 परिवारों का ये नामांकित यहाँ पर किए जा चुके हैं। अब आप सारी की सारी चीज़ें, अब चाहे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, सारे के सारे बेनिफिट्स जो आपको डीबीटी से मिलते थे, अब वो सारे के सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, आपको जन आधार कार्ड से मिलेंगे। और जन आधार कार्ड का उपयोग 39 योजनाओं में तो क्या हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है। तो ध्यान रखना, अब सारे के सारे बेनिफिट्स आपको भामाशाह कार्ड से नहीं, किससे मिलेंगे, राजस्थान जन आधार कार्ड से यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, अब आता है हमारा कला एवं संस्कृति। ठीक है, यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको हम नाम देंगे राजस्थान रत्न पुरस्कार। क्या बोलेंगे? राजस्थान रत्न पुरस्कार। ये राजस्थान रत्न पुरस्कार किन लोगों को मिलेंगे? ये उन लोगों को दिए जाएंगे जिन सिटीजन्स ने राज्य में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उन लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से अब सम्मानित किया जाएगा। ये योजना पहले चालू थी, बाद में सरकार ने बंद कर दी थी। आप लोगों को पता है जैसे सरकारें बदलती है कुछ योजनाएं बंद हो जाती है, तो इस योजना को बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया था, अभी वापस गवर्नमेंट के द्वारा इसको चालू कर दिया गया है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पता होना चाहिए। सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान राज्य वन विकास निगम। आप देखोगे कि जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उसमें उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जितना भी आपका बेम्बू वाला पार्ट है, ठीक है, आपका जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनके प्रोडक्शन में एनहांसमेंट लाने के लिए एक निगम बनाया जाएगा जिसका नाम है राजस्थान राज्य वन विकास निगम। तो ध्यान रखना, जो आपका फॉरेस्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपकी जो इमारती लकड़ी होती है, बेम्बू होते हैं, आपकी जो छोटे छोटे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वृद्धि के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम का यहाँ पर गठन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी राज्य के प्रत्येक जिले की जिला पर्यावरण योजना और राज्य पर्यावरण योजना बनाई जाएगी। जिले की क्या होगी? जिला पर्यावरण योजना, और राज्य की क्या होगी? राज्य पर्यावरण योजना। साथ ही में आप देखोगे वर्ष 2020-21 में 3,50,00,000 रुपए इसके लिए व्यय किए जाएंगे। और खेजड़ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान जिन्होंने किया था, जिनका नाम अमृता देवी था, उनको समर्पित 10 लाख रुपए की लागत से एक शहीद स्मारक का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, आप सब लोगों को अमृता देवी के नाम से नाम पता है, जिन्होंने खेजड़ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। उनके नाम से यहाँ पर एक शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और कुछ राज्यों में गुरु नानक जयंती पार्क के रूप में भी बनाए जाएंगे। इनमें कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, अभी आप लोगों को जैसे पता है कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 में आपने देखा होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काफ़ी न्यूज़ में है, जिसको हम एनडीएमए बोलते हैं। स्टेट में कौन सी अथॉरिटी होती है आपकी? एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग से बजट आवंटित किया गया था, और आप लोग इसके लिए मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिजास्टर एक्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही में एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपने देखा होगा कि अब राजस्थान में एफआईआर को भी क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश भर में पहला राज्य बना है। आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है उसको सीधा का सीधा पोर्टल पर अपलोड कर लिया जाता है, जिसका नाम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर भी यहाँ से दर्ज करवा सकते हो, और जितने भी कंप्लेन यहाँ थानों में आती है उसको कहाँ पर दर्ज करवाने की व्यवस्था कर दी गई है? CCTNS पोर्टल पर, जिसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। और ऐसा करने वाला देश भर में राजस्थान क्या बना है? पहला राज्य। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार थानों द्वारा किसी कंप्लेन को दर्ज नहीं किया जाता, उस केस में आप सीधा SP ऑफिस में FIR दर्ज करवा सकते हो। प्लस जितनी भी कंप्लेन आपके थाने में आती है वो डायरेक्टली कहाँ पर दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है? CCTNS पर, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है हमारी कंट्री का, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप देखोगे राजस्थान में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, कौन सा सपोर्ट सिस्टम? इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। आपने देखा होगा अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो 108 पर आप कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए, उसी की तरह इन्होंने क्या नंबर बनाया है? 112। अगर आप 112 पर कॉल करोगे तो मोबाइल पुलिस यूनिट, कौन सी यूनिट? मोबाइल पुलिस यूनिट शीघ्र ही आपके घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। इसके लिए इसीलिए इन्होंने लिखा है
इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी में आपको किस तरह रेस्पॉन्स दिया जाएगा, उसके लिए 108 की जगह इन्होंने 108 के साथ साथ क्या नंबर बनाया है, 112। जैसे आप 112 नंबर डायल करोगे, एक थोड़े सी समयावधि में मोबाइल पुलिस यूनिट आप तक पहुंच जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 112 नंबर राजस्थान में किसके लिए है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के लिए। जैसे एम्बुलेंस के लिए 108 होता है, वैसे ही इमरजेंसी के लिए राजस्थान में 112 नंबर डायल के लिए बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आप देखोगे यहाँ पर अब हम बात करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे जितने भी आपके सरकारी प्रमाण पत्र होते हैं, मूल निवास हुआ आपका, विवाह आपका मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पेंशन से रिलेटेड हुए, इनकी डोर स्टॉप डिलीवरी का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जयपुर एवं जोधपुर में, अभी पूरे राजस्थान में नहीं किया गया। इसको पहले थोड़े थोड़े फेजेस में टेस्ट किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक साथ पूरे राजस्थान में नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स में इसको टेस्ट करके देखा जाता है क्या रेस्पॉन्स आता है, देन इनको आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण आ जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है कृषि ऋण रहन पोर्टल। इसमें होगा क्या, इसके माध्यम से जो किसान है अगर उसको एग्रीकल्चर लोन की आवश्यकता होगी तो वो किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकता है। और ध्यान रखना पूरे के पूरे हमारे राजस्थान स्टेट में इसको फेज मैनर में लागू किया जाएगा ताकि सारी प्रक्रिया को क्या कर दिया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए और पेपर वर्क को पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो ध्यान रखना कृषि ऋण रहन पोर्टल किसके लिए बनाया गया है, इस पोर्टल के माध्यम से किसान डायरेक्टली बैंक में अप्लाई कर सकता है एग्रीकल्चर लोन के लिए। ध्यान रखना है कृषि ऋण रहन पोर्टल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। आगे आप देखोगे यहाँ पर अभी आपने एक और घोषणा थी, लेकिन अब देखोगे कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के जो सारे के सारे वर्कर्स हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी में भी रिडक्शन किया जा रहा है। कहीं की 3 दिन की, कहीं की 2 दिन की, कहीं की 1 दिन की, कुछ लोगों की और भी ज़्यादा टाइम की। तो उससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था, जो हमारा डीए है उसको 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 17% कर दिया था। जो महंगाई भत्ता है हमारा, जो डीए को हम क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, उसको कितना कर दिया था, 12% से बढ़ाकर 17% किए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी इश्यूज़ या फाइनेंशियल क्रंच हमारे स्टेट्स में देखा जा रहा है, तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर साथ में। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये सारी की सारी घोषणाएं बजट में की गई थी, तब तक आप देखोगे कि काफ़ी सारे पद यहाँ पर दिखाए गए थे। वैकेंसीज़ के लिए लगभग बोला गया था कि 53,000 वैकेंसीज़ आपके लिए वर्ष 2020-21 में आने वाली है। सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर थी, वो मेडिकल के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, होम डिपार्टमेंट के अंदर, सब डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्तियों की घोषणा यहाँ पर की गई थी वर्ष 2020-21 के अंदर। तो अब देखते हैं कि कोविड-19 से कितने जल्दी हम कोप अप हो पाते हैं। यही सारी चीज़ें आगे का फ्यूचर हमारा डिसाइड करने वाली है। साथ ही में आप देखोगे पिछले साल मैंने आपको बोला था, पिछले साल बजट में कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, आपकी सोलर पॉलिसी आई थी, आपकी पवन ऊर्जा आई थी, आपकी सिलिकोसिस एवं एमएसएमई पॉलिसी जारी की गई थी। उसी की तर्ज पर इस साल क्या क्या जारी किया गया है, महिला कल्याण नीति, कृषकों के उत्थान के लिए, आपने नाम सुना होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इसके लिए एक पॉलिसी लेकर आए हैं। हस्तशिल्प नीति लेकर आए हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति यहाँ पर लागू की जाएगी। ये सारी की सारी नीतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी पॉलिसीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन कौन सी पॉलिसी है, आपकी वुमेन वेलफेयर पॉलिसी है, ठीक है, राजस्थान एफपीओ आपको नीति देखने को मिलेगी, हस्तशिल्प नीति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्टार्टअप पॉलिसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी पॉलिसी बजट में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। तो बजट का हमारा ऑलमोस्ट पार्ट कवर हो चुका है। एक और आपका पार्ट बचा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस बार जो टैक्सेशन हुआ उसके अंदर जो हमारा एमएसएमई एक्ट 2019 आया, उसमें इन्होंने बोला कि जितने भी जो माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, कौन कौन सी आपकी जो स्मॉल एवं माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, उनको स्टाम्प ड्यूटी में इन्होंने कितने प्रतिशत की छूट दी, 100% की छूट दी गई है। प्लस इनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसमें भी इनको कंसेशन देने की घोषणा की गई है, ताकि जो अपना छोटा उद्योग
उपयोग वाला पार्ट है उसको डेवलप किया जा सके। तो ध्यान रखना, एमएसएमई एक्ट 2019 जो कि पिछले बजट में लेकर आए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बोला कि जितने भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उनको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इनको कुछ रियायत यहाँ पर दी जाएगी। तो हमारा ये सारा का सारा बजट का पार्ट, आज ये बजट का पार्ट 4 था, जहाँ पर हमने हर एक एस्पेक्ट, हर एक क्वेश्चन जो बजट से बन सकता है, हमने हर एक पार्ट का अध्ययन किया। तो आप करंटनॉमिक्स यूट्यूब पर चैनल पर जाकर बाकी हमारी जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो भी ज़रूर देखें। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये वरदान साबित होगी, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। साथ ही में यहाँ से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने वाले हैं राजस्थान बजट से, उनकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल करंटनॉमिक्स के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप करंटनॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी एमसीक्यू से रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएगी। प्लस वहाँ पर हम डेली एमसीक्यू की पीडीएफ भी रिलीज़ करते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने बजट सीरीज़ को इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं पूरा करंटनॉमिक्स की टीम से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ।